नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अपन है जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का है जो फर्स्ट चैप्टर है अपन ने वो है जो पूरा कर लिया है। आज अपन बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसकी 10 से 11 क्लास हुई है, वो मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर उसमें कोई आपको डाउट है तो आप है जो कमेंट करके बता देना, आपका है जो डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। अपना जो सेकंड चैप्टर है वो रहने वाला है मृदा जीवांश पदार्थ। क्या रहेगा दोस्तों? मृदा जीवांश पदार्थ या मृदा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है जो रहने वाला। क्या रहेगा दोस्तों सेकंड चैप्टर? अपना सेकंड चैप्टर रहेगा अपना सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है दोस्तों? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, इसके बारे में जो अपना बात करने वाला है ये है जो अपना सेकंड चैप्टर है जो ये रहने वाला है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। दोस्तों, क्या होता है कि मृदा में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जंतु, उसके अलावा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनके जो अपक्षय होता है या इनका जो अवांछित पदार्थ होता है, इनका जो सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन वगैरह, इनके जो मृदा में है जो अंश पाए जाते हैं उनको है जो ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। ऑर्गेनिक मैटर में क्या होते हैं? पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के विभिन्न प्रकार के जो अंश पाए जाते हैं उनको है जो अपन ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और मृदा में जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाता है उनमें क्या होता है दोस्तों? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा है जो ह्यूमिफिकेशन की क्रिया होती है और उसे है जो ह्यूमस का निर्माण होता है। उन सब के बारे में है जो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं आज पहला अपना चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा जीवांश पदार्थ। सेकंड चैप्टर है अपना दोस्तों, अपने किताब का कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है दोस्तों सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा जीवांश पदार्थ। और अपन बात करते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है। पहले अपन देखेंगे परिभाषा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की है जो क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, उसके बारे में अपन जो बात करने वाले हैं। तो मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को है जो मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। मृदा में जो भी विभिन्न प्रकार के जीव, छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीटीज है, कवक वगैरह है, उसके अलावा चींटियाँ है, केचुआ है, जो विभिन्न प्रकार के मृदा में जीव पाए जाते हैं। और मृदा में जो पौधे होते हैं इनके जो अंश होते हैं या जो इनका अवशेष होते हैं, इनके अंश या अवशेष होते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। और मृदा जीवांश पदार्थ में पेड़ पौधों की पत्तियां, मृदा जीवांश पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों इसमें पेड़ पौधों की पत्तियां आती है, पेड़ पौधों की जड़ें, तना, टहनियाँ और जीव जंतुओं के ताजे एवं अपघटित अवशेष तथा मृदा जीवों की कोशिकाएं, उत्तक तथा उनके द्वारा संश्लेषित विभिन्न प्रकार के पदार्थ आते हैं। तो दोस्तों अपन बात करें कि इस ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आता है जीवांश पदार्थ में, तो पेड़ पौधों की पत्तियाँ आती है, उसके अलावा जड़ आती है, तना आता है, जो तने का भाग होता है वो आता है, उसके अलावा पौधे के जो अन्य भाग है जैसे बीज है, फल है, वो सभी आते हैं। जीव जंतुओं के है जो नए तथा पुराने जो अपक्षित पदार्थ होते हैं, अपघटित अवशेष होते हैं, जिनका है जो अपघटन नहीं हो रखा है पूर्ण रूप से, वो है जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स में आते हैं। उसके अलावा जीवों के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आती है, इनके उत्तक आते हैं, ये है जो आते हैं। इन पदार्थों के सड़ने तथा गलने के फलस्वरूप विभिन्न सरल पदार्थ बनते हैं। इन सरल पदार्थों में पेड़ पौधों के आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या होता है दोस्तों? ये जो पेड़ पौधों के और जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं, ये जब सड़ते हैं तथा गलते हैं तो किस में बदलते हैं दोस्तों? ह्यूमस में बदलते हैं। और ह्यूमस में क्या होता है? पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गए, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह जो आवश्यक पोषक तत्व है वो है जो दोस्तों इसमें जो पाया जाता है। और खनिज मृदा में दोस्तों है जो सामान्यतः 0.1 से 5% जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अगर अपन बात करें दोस्तों खनिज मृदा की, किसकी बात करें दोस्तों? खनिज मृदा की बात करें दोस्तों अपन, तो खनिज मृदा में है दोस्तों वो जीवांश पदार्थ कितना पाया जाता है दोस्तों? खनिज मृदा में है जो जीवांश पदार्थ है दोस्तों वो पाया जाता है 0.1 से 5% पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों? 0.1 से है जो 5% है जो खनिज पदार्थ है अपने खनिज मृदा में है जो पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन आगे। तो जीवांश पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन तथा अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडल पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। जब क्या होता है दोस्तों? जीवांश पदार्थों का है जो पूर्ण अपघटन होता है या पूर्ण विच्छेदन होता है, जीवांश पदार्थ होते हैं मृदा में जो जीवांश होते हैं
जो अवशेष होते हैं पेड़ पौधों तथा जंतुओं के, उनमें क्या होता है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव गए जो उन पर क्रियाएं करती है, तो उनके क्रियाओं करने से क्या होता है, उनका विच्छेदन हो जाता है या उनका अपघटन हो जाता है। उनके अपघटन होने से जो काले भूरे रंग का एक गहरे काले या भूरे रंग का है जो एक पदार्थ बनता है जिसको अपन ह्यूमस कहते हैं, और ये ह्यूमस है दोस्तों पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है, जो है मृदा की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कारक होता है। अब बात करते हैं मृदा जीवांश के स्रोत। मृदा में जो जीवांश पदार्थों के क्या क्या स्रोत है उनके बारे में जो बात करने वाले हैं अपन। मृदा जीवांश के स्रोत देखें तो मृदा में जो जीवांश के दो स्रोत है, एक है पेड़ पौधे तथा दूसरे है जीव जंतु। क्या है दोस्तों, एक है मृदा जीवांश के स्रोतों में पेड़ पौधे आते हैं और दूसरे आते हैं जंतु। बात करते हैं अपन मृदा जीवांश के स्रोत की सोर्स की बात करते हैं कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का क्या सोर्स है, तो इसमें एक आता है पादप स्रोत और दूसरा आता है जंतु स्रोत। क्या आता है दोस्तों, पादप स्रोत तथा दूसरा आता है दोस्तों वो आता है जंतु स्रोत। क्या आता है दोस्तों, जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत और जंतु स्रोत है जो ये है जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ के क्या है दोस्तों सोर्स है। पादप स्रोत में क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो पेड़ पौधों की फसलों के अवशेष है और हरी खाद आती है। अपन जगह है अपने खेत में है जो फसल उगाओ दोस्तों, भाई फसल के जगह भी अवशेष है, वे है दोस्तों जगह पेड़ पौधों के अवशेष के रूप में आवेरा। और भी अलावा अपन हरी खाद के यूज लेते हैं, जैसे ढेचा है, सनई है, ग्वार है, इनको है जो दोस्तों हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं। हरी खाद के रूप में क्या होता है दोस्तों, अपन मान लो है जो हरी खाद बनानी है अपन को, तो अपन है जो जिस खेत में अपन को हरी खाद बनानी है उस खेत में है जो अपन सनई ढेचा या जो ग्वार है उसकी खेती कर देते हैं। और जब उसमें पुष्पन की क्रिया आती है, जब उसमें फूल बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें है जो अपन हल चला कर है जो उसको मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, और मिट्टी के नीचे दबाने से के 2 माह बाद में जो अपन उस पर खेती करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हरी खाद बोलते हैं। तो हरी खाद भी दोस्तों क्या है, मृदा में है जो पेड़ पौधों की क्या है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ के अवशेष है। पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, जड़ एवं विभिन्न भागों को मृदा में मिलने से जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं। फसलों के कटने के उपरांत उनकी जड़ें मृदा में मिलकर जीवांश पदार्थ का वृद्धि करती है। अपन है जो दोस्तों फसलों को काटते हैं, फसलों को काटने के बाद में उसके जो अवशिष्ट है, जैसे अपन ने जो सरसों काट दी है, तो सरसों को काटने के बाद में जो उसकी फूसी है जिसको अपन कूड़ा वगैरह बोलते हैं वो रहता है खेतों में, तो वो भी क्या है दोस्तों एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ के सोर्स है। उसके बाद में दूसरा आता है हरी खाद आता है दोस्तों। क्या आता है, ग्रीन मैन्योर की बात आती है, हरी खाद की है जो बात आती है। ग्रीन मैन्योर क्या आता है दोस्तों, सनई, ढेचा, मूंग व अन्य फसलें, जैसे अन्य फसलों में ग्वार है, ग्वार की बात कर सकते हैं अपने दोस्तों। तो इसमें है जो सनई हो गई, ढेचा हो गया, मूंग और अन्य फसलों को हरी खाद में जुताई कर मृदा में मिलाई जाती है। क्या होता है दोस्तों, जब इनकी पुष्पन अवस्था होती है तो पुष्पन अवस्था में जो अपन को है जो इसमें जुताई करके कल्टीवेटर या हेरो तोवी वगैरह तभी होती है जिसको अपन पलव वगैरह बोलते हैं, वो है जो चला करे इसको मृदा में मिला देते हैं, जिससे है जो मृदा में जीवांश पदार्थ की क्या होती है दोस्तों, बढ़ोतरी होती है। और उससे क्या होता है दोस्तों, अपन को है जो पोषक तत्व मिलते हैं और जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन जंतु स्रोत की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, जंतु स्रोत की बात करते हैं। तो जंतु स्रोत में जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तथा जीव जो मृदा में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव है जो मृदा में रहते हैं, कीड़े मकोड़े हैं। उसके अलावा पशु है, जैसे पशुओं के मरने के बाद में जो उनकी जो लाश वगैरह होती है, जो उनका मृत शरीर होता है, वो भी दोस्तों एक प्रकार से क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ का स्रोत हो गया। मरने के बाद भी उनके अवशेष है जो मृदा में विच्छेदित है, अपघटित होकर है जो जीवांश पदार्थ बनाते हैं। उसके अलावा दोस्तों गोबर की खाद है जिसको अपन बोलते हैं FYM। क्या बोलते हैं दोस्तों, FYM बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गोबर की खाद या फार्म यार्ड मैन्योर होती है। उसके बाद में कंपोस्ट होती है। कंपोस्ट क्या होती है दोस्तों, ये है जो अपने कंपोस्ट बनाने के आगे है जो विधि आएगी आगे, इसी 8वां या 9वां चैप्टर है शायद, उसमें है जो अपन है जो कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पशुओं का जो मल मूत्र है वो है। उसके अलावा मृदा में पाए जाने वाले केंचुए है, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि है जो जीवांश पदार्थ के स्रोत के रूप में दोस्तों होते हैं। तो मृदा में जीवांश पदार्थ के पादप स्रोत और जंतु स्रोत दो हो गए दोस्तों। पादप स्रोत में पेड़ पौधों में फसलों के अवशेष और उसके अलावा हरी खाद। और जंतु स्रोत क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, मृदा में जीवांश के प्रमुख रूप से कितने स्रोत हैं, या मृदा में जो जीवांश के स्रोतों के बारे में विवरण कीजिए। तो इसमें है जो दोस्तों आपको ये लिखना है। उसके बाद दोस्तों बात करें कि जीवांश पदार्थों के संगठन की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं अपन, है जो जीवांश पदार्थों के जो संगठन की बात करते हैं।
अगर अपन दोस्तों जीवाश्म पदार्थ के संगठन की बात करें तो जीवाश्म पदार्थ के संगठन में दोस्तों क्या आता है, पहला आता है कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इसका क्या संगठन है, जीवाश्म पदार्थ है जो मृदा में है, जो किस प्रकार से कितने पाए जाते हैं। तो मृदा में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं के अवशेष से बना एक जटिल पदार्थ होता है मृदा। जीवाश्म पदार्थ क्या होता है दोस्तों, मृदा जीवाश्म पदार्थ है जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं का बना हुआ दोस्तों क्या होता है, एक है जो जटिल पदार्थ होता है। कैसा होता है दोस्तों, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक जटिल पदार्थ है। जीवाश्म पदार्थों में 90% से अधिक है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। क्या होता है दोस्तों, जो जीवाश्म पदार्थ हैं दोस्तों, अपने जीवाश्म पदार्थ हैं, इस जीवाश्म पदार्थ में है दोस्तों 90% एबो, क्या दोस्तों 90% से एबो है, जो क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसमें कार्बन पाया जाता है, उसके अलावा हाइड्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन होता है। जीवाश्म पदार्थ में 90% से अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें जो कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त है जो इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता जिसको अपन जिंक बोलते हैं, लोहा, Fe, आयरन, मैग्नीज, तांबा इत्यादि तत्व है जो पाए जाते हैं। और पौधों की है जो वृद्धि में सहायक होते हैं, ये दोस्तों क्या है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, वो कितने होते हैं दोस्तों, 17 होते हैं। और जो 17 आवश्यक पोषक तत्व है ये है जो दोस्तों जीवाश्म पदार्थ में है जो कोई अधिक मात्रा में कोई कम मात्रा में पाया जाता है। मृदा जीवाश्म पदार्थ को 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। मृदा जीवाश्म पदार्थ में कितने प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं दोस्तों, कार्बनिक और अकार्बनिक 2 प्रकार के जो यौगिक पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक 2 पदार्थ प्रकार के है दोस्तों यौगिक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, जीवाश्म पदार्थ के अगर अपन वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, इसके अपन है जो जीवाश्म पदार्थों के संगठन की बात करते हैं, तो जीवाश्म पदार्थ है दोस्तों इसमें है जो 2 प्रकार के है जो पाए जाते हैं पदार्थ। एक तो पाया जाता है दोस्तों कार्बनिक और दूसरा पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों अकार्बनिक। अपन पहले बात करते हैं दोस्तों कार्बनिक की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, अपन बात करते हैं कार्बनिक की। तो कार्बनिक में क्या पाया जाता है, कार्बनिक में भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो नाइट्रोजन युक्त और तथा दूसरा होता है नाइट्रोजन रहित। तो कार्बनिक में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कार्बनिक भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है दोस्तों नाइट्रोजन युक्त, क्या होता है दोस्तों नाइट्रोजन युक्त, एक होता है दोस्तों नाइट्रोजन युक्त, एक होता है दोस्तों नाइट्रोजन युक्त और दूसरा होता है नाइट्रोजन रहित। एक क्या होता है दोस्तों नाइट्रोजन युक्त होता है और दूसरा होता है वो नाइट्रोजन रहित होता है। नाइट्रोजन युक्त में क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन युक्त भी 2 प्रकार के होते हैं, जल विलेय और जल अविलेय। जल विलेय में क्या आता है दोस्तों, जल विलेय में आता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ कार्बनिक की, किसकी बात करता हूँ दोस्तों, कार्बनिक की बात करता हूँ। तो मृदा जीवाश्म में जो 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन युक्त और दूसरा होता है नाइट्रोजन रहित। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, नाइट्रोजन रहित। नाइट्रोजन युक्त भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है जल विलेय और दूसरा होता है जल अविलेय। क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है जल विलेय, जल विलेय, और दूसरा होता है दोस्तों जल अविलेय। क्या होता है दोस्तों, जल अविलेय, जल अविलेय। अगर अपन बात करें जल विलेय की दोस्तों, किसकी बात करें, जल विलेय की, तो जल विलेय में क्या क्या आते हैं, जल विलेय में आता है दोस्तों नाइट्रेट, अमोनिकल यौगिक, एमाइड और अमोनिया आती है। जल विलेय में क्या आती है दोस्तों, जल विलेय में नाइट्रेट। जल विलेय की बात करें अपन दोस्तों तो जल विलेय में क्या क्या आता है, इसमें आता है नाइट्रेट, जल विलेय में क्या आता है दोस्तों, जल विलेय में आता है नाइट्रेट, नाइट्रेट, अमोनिकल यौगिक,
नाइट्रेट के अलावा क्या आता है दोस्तों, जल विलय में जो नाइट्रोजन के अलावा है जो अमोनिकल यौगिक आते हैं, उसके अलावा एमाइड है, एमिनो अम्ल है, ये है जो सर दोस्तों क्या इसमें आते हैं, नाइट्रोजन जल विलय में आते हैं। और जल विलय की अविलय की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, यह है जल अविलय। और जल अविलय की बात करें तो इसमें है दोस्तों पेप्टाइड्स, प्रोटीन वगैरह है जो आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, पेप्टाइड्स और प्रोटीन वगैरह है जो जल अविलय में आते हैं। उसके अलावा बात करें अपन दो नाइट्रोजन रहित यौगिक, कौन से दोस्तों, नाइट्रोजन रहित यौगिक। नाइट्रोजन रहित यौगिकों को भी है जो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, फिर होता है ईथर घुलनशील, और अंतिम होता है जो लिग्निन होता है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से, तो इनमें है जो शर्करा आती है और कार्बोहाइड्रेट आता है, शर्करा, स्टार्च, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज आती है कार्बोहाइड्रेट में। कौन से, शर्करा, स्टार्च, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज है जो अपने इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट में। और ईथर घुलनशील है, वसा और वसीय यौगिक। ईथर में कौन कौन घुलनशील है दोस्तों, ईथर में घुलनशील होते हैं वो होते हैं वसा और वसीय यौगिक, और जो अंतिम है वो आता है लिग्निन। उसके अलावा आता है अकार्बनिक। अकार्बनिक में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व आते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह है जो ये है आते हैं। अब बात करते हैं अपन इससे आगे दोस्तों, अब इनकी जो कितनी मात्रा पाई जाती है उनकी बात करते हैं अपन। अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट की, किसकी बात करें दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है वो 1 से 5% पाया जाता है दोस्तों। स्टार्च कितना पाया जाता है, स्टार्च है वो 1 से 5% पाया जाता है। उसके अलावा जो सेलुलोज है वो 10 से 28% पाया जाता है। सेलुलोज कितना पाया जाता है दोस्तों, 10 से 28 पाया जाता है। और हेमीसेलुलोज है वो 20 से 50% है जो पाया जाता है। उसके बाद में वसा है, वसीय यौगिक है जो 1 से 8% पाए जाते हैं। जीवाश्म पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च 1 से 5, सेलुलोज 10 से 28 और हेमीसेलुलोज 20 से 50। और वसा है, वसीय यौगिकों में जो 1 से 8% है जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है। जो वसा है, वसीय यौगिक है वो जीवाश्म पदार्थों में 1 से 8% पाया जाता है। लिग्निन है वो 10 से 30% पाया जाता है। लिग्निन कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, लिग्निन है जो 10 से 30% होता है। उसके अलावा प्रोटीन है वो 1 से 15% है जो पाया जाता है। अब बात करते हैं इससे आगे अपन है जो जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन की है जो बात करने वाले हैं कि जीवाश्म पदार्थों का है जो किस प्रकार से विच्छेदन होता है उसके बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। तो जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन की वो प्रक्रिया है जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स इत्यादि द्वारा जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन कर सरल यौगिकों में परिवर्तित करना विच्छेदन कहलाता है। विच्छेदन क्या होता है दोस्तों, मृदा में जो जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं उन जीवाश्म पदार्थों का, मृदा में पाए जाने वाले जीवाश्म पदार्थों का, मृदा में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव है जैसे बैक्टीरिया हो गया, अपने जीवाणु हो गया, कवक या फंजाई हो गया, एक्टिनोमाइसीट्स हो गया, इनके द्वारा है जो ये जो जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं उनको है जो सरल अणुओं में तोड़ना। किस में तोड़ना, सरल अणुओं में तोड़ना, या इनका है जो अपघटन करना क्या कहलाता है दोस्तों, विघटन या विच्छेदन है जो कहलाता है। और मृदा में नमी या वायु की अनुकूल परिस्थितियों में जो जीवाश्म पदार्थ का विघटन है जो अच्छा होता है या अधिक होता है। जब मृदा में उपयुक्त नमी रहेगी तथा उपयुक्त मृदा वातन रहेगा तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है जो अधिक है जो क्रिया करेंगे, और सूक्ष्म जीवों के अधिक क्रिया करने के कारण है जो इनका विघटन है वो भी क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में जीवाश्म पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। जब कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है तो जीवाश्म पदार्थों को क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण होता है। इनमें जो ऑक्सीडेशन होता है ये कार्य वायुजीवीय जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु है जो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, वायुजीवीय और अवायुजीवीय। वायुजीवीय वे होते हैं जिनमें श्वसन के लिए है जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अवायुजीवीय जीवाणु वे होते हैं जिनमें श्वसन के लिए है जो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन में है जो वायुजीवीय जीवाणु काम में आते हैं। विच्छेदन की प्रक्रिया में आरंभ में जल्दी होती है लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है। शुरुआत में है जो दोस्तों विच्छेदन की प्रक्रिया तेज होती है लेकिन बाद में है जो धीरे धीरे है जो धीमे है जो पड़ जाती है। उसके बाद में अपन आगे बात करें तो मृदा जीवाश्म में कई पदार्थों का समावेश होता है। इनमें मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदित हो जाते हैं, परंतु कुछ पदार्थों का विघटन धीरे धीरे होता है। जीवाश्म पदार्थों में विच्छेदन की गति का मृदा में क्या है दोस्तों, कई प्रकार के है जो पदार्थ पाए जाते हैं जैसे सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, लिग्निन है, वसा है। इनमें जो कुछ यौगिकों का है जो विच्छेदन तेज गति से हो जाता है, कुछ यौगिकों का विच्छेदन है जो धीमे धीमे से होता है। तो अपन बात करें अगर पहले जो ये शर्करा, स्टार्च और सरल प्रोटीन है दोस्तों, क्या शर्करा, अपन बात करें दोस्तों शर्करा की
उसके अलावा दोस्तों बात करें स्टार्च की, और उसके अलावा बात करें अपन सरल प्रोटीन की, तो इसका विच्छेदन होता है सबसे तेज। क्या होता है दोस्तों, इनका विच्छेदन है जो सबसे तेज होता है। उनके बाद में जो आता है क्रूड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन दोस्तों, क्रूड प्रोटीन है, इसका विच्छेदन है जो इनसे है जो धीमा होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों, वो आता है अपने हेमीसेल्यूलोज। क्या आता है दोस्तों, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। और हेमीसेल्यूलोज के बाद में दोस्तों आता है, वो आता है अपने सेल्यूलोज, और उसके बाद में आता है लिग्निन। हेमीसेल्यूलोज के बाद में क्या आता है दोस्तों, सेल्यूलोज आता है। क्या आता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज के बाद में क्या आता है दोस्तों, लिग्निन। सबसे धीमे विच्छेदन किसका होगा दोस्तों, लिग्निन का है। जो विच्छेदन की दर क्या होती है दोस्तों, धीमी होती है। लेकिन स्टार्च, शर्करा और सरल जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, क्या सरल प्रोटीन होती है, इनकी विच्छेदन की दर क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। सरल प्रोटीन का विच्छेदन क्या होता है दोस्तों, इनका विच्छेदन है जो अधिक होता है, और इनका है जो विच्छेदन क्या होता है दोस्तों, कम होता है, धीमे धीमे होता है। तो दोस्तों आज है जो अपन ने जीवाश्म पदार्थ की सामान्य जानकारी की है, प्राप्त की है। कल की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन है जो किस प्रकार से होता है, कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन है जो दोस्तों किस प्रकार से होता है, उसके बारे में जो अपन है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।